जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। हम बात करेंगे गुप्त काल की, और गुप्त काल के अंदर कल हम लोगों ने गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था और गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम गुप्त काल के सबसे बड़े और सबसे वीर प्रतापी शासक समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना जो वैवाहिक संबंध है वो भारत के सबसे बड़े राजवंश में करता है और उस राजवंश का नाम था लिच्छवी राजवंश। और उसने कुमार देवी के साथ में, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ में विवाह किया और इसी कुमार देवी से दो जो है आपके इस समुद्रगुप्त नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। समुद्रगुप्त जो था वो 335 ईस्वी सन में चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के उपरांत शासक बनता है और 375 ईस्वी सन तक शासक रहता है। तकरीबन ये 40 वर्ष तक शासन करता है। अब हम बात करते हैं कि ये समुद्रगुप्त जो था वो एक सबसे यशस्वी और प्रतापी शासक था और इसकी राजनीतिक उपलब्धियों को मुख्य रूप से हम लोग 3-4 भागों में अलग अलग बांट करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके नामकरण के बारे में देखते हैं। इसने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसको वीणा वादक भी कहा जाता है और ये एक ऐसा शासक था जिसने गुप्त काल में सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ किया था। इसलिए ये, और एक बात और, समुद्रगुप्त जो था वो सबसे बड़ा विशाल सम्राट था और इसने संपूर्ण भारत पर शासन किया था, यानी कि संपूर्ण बृहत्तर भारत पर शासन किया था। बृहत्तर भारत पर शासन किया था। अब इसकी विजय उपलब्धियों को हम लोग कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त जो था इसने सबसे पहले आर्यावर्त साम्राज्य को जीता। उसके बाद में इसने पश्चिम भारत को जीता। इसके बाद में इसने आठवीं साम्राज्य को जीता और इसके बाद में इसने दक्षिणी भारत को जीता। अब देखिए, समुद्रगुप्त ने ये 4 इनकी विजय उपलब्धियां जो है वो अलग अलग है और इनमें इन्होंने अलग अलग राजाओं को जीता और अलग अलग इन्होंने विजय नीतियां अपनाई थी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आर्यावर्त की। आर्यावर्त जो है वो आपके हिमालय पहाड़ से लेकर के पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के आसपास का एरिया माना जाता है और इस आर्यावर्त के अंदर इसने 9 राजाओं को पराजित किया था। कितने राजाओं को पराजित किया था? 9 राजाओं को पराजित किया था। 9 राजाओं को पराजित किया और इन 9 राजाओं के अंदर मुख्य रूप से नागदत्त, नागसेन, गणपतिनाथ, अच्युत, इस प्रकार के कुछ राजा थे। इन्होंने इन 9 राजाओं को पराजित किया था उत्तर भारत के अंदर और इन 9 राजाओं को पराजित करके इनके साथ में समुद्रगुप्त ने जो नीति अपनाई थी वो उस नीति का नाम है राजप्रश
राजप्रस्थ की नीति, याद रखिएगा, राजप्रस्थ की नीति। और इस राजप्रस्थ की नीति को का हिंदी में अर्थ होता है समूल जड़ से उखाड़ फेंकना, समूल जड़ से उखाड़ फेंकना। अर्थात मतलब यह है कि उत्तर भारत में आर्यावर्त के अंदर समुद्रगुप्त ने जो 9 राजाओं को पराजित किया था, उनके साथ में इन्होंने राजप्रस्थ की नीति अपनाई थी, जिसका अर्थ है कि उस साम्राज्य को समूल जड़ से उखाड़ फेंक करके अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लेना। अर्थात समुद्रगुप्त ने जो 9 राजाओं को पराजित किया था, इनको नष्ट कर दिया, हरा दिया, पराजित कर दिया, और इन्होंने इनको जो है अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसके बाद में समुद्रगुप्त ने जो है पश्चिम भारत के कुछ राजाओं को पराजित किया था, और इनके साथ में जो इन्होंने नीति अपनाई थी वो थी सर्व करदान की नीति। सर्व करदान, परिणामागमन, विषय दास भुक्ति याचना की नीति इन्होंने अपनाई थी। सीधी बात यह है कि समुद्रगुप्त ने इनको अधीन किया और इनको कहा कि भाई तुम हमें जो है हमेशा प्रणाम करने के लिए आया करो, हमारी आज्ञा का पालन किया करो, और आप जो है अपने साम्राज्य की स्वतंत्रता की मेरे से प्रार्थना करो, याचना करो, तो मैं आपको स्वतंत्र कर दूंगा। तो पश्चिमी साम्राज्य के साथ में समुद्रगुप्त ने यह विजय नीति अपनाई थी। इसके बाद में आठवीं साम्राज्य, जो आठवीं प्रांत था, पूर्वी प्रांत, आठवीं प्रांत जो था, इसके साथ में समुद्रगुप्त ने परिचारिका की नीति अपनाई थी। परिचारिका का मतलब यह होता है कि आठवीं साम्राज्य के राजाओं को समुद्रगुप्त ने हरा करके, पराजित करके, इनके साथ में परिचारिका की नीति अपनाई, मतलब इनको दास बना दिया। परिचारिका का मतलब होता है दास बनाना, मतलब इन सब साम्राज्यों को जीतकर समुद्रगुप्त ने इनको अपना दास बना दिया, अपना गुलाम बना दिया, और हमेशा के लिए अपने नौकर के रूप में इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद में अंतिम छोर पर समुद्रगुप्त के लिए एक विजय नीति रहती है, और वो थी दक्षिण भारत की विजय नीति। और दक्षिण भारत के अंदर समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को पराजित किया था। कितने राजाओं को पराजित किया था? 12 राजाओं को पराजित किया था दक्षिण भारत के अंदर। और इन 12 राजाओं के अंदर मुख्य रूप से महेंद्रगिरी, धनंजय, नीलराज, गोपराज, कुंतल, इस प्रकार के कुछ राजा थे जो दक्षिण भारत के अंदर निवास करते थे। और इन दक्षिण भारत के जैसे कौशल है, कोरल है, आपके कांची है, इस प्रकार के जो 12 प्रांत जो थे दक्षिण भारत के अंदर, जिनके ये राजा महेंद्रगिरी, धनंजय, नीलराज, गोपराज, कुंतल, इन राजाओं को, 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन 12 राजाओं के साथ में समुद्रगुप्त ने जो विजय नीति अपनाई थी, वो सबसे बड़ी विजय नीति है, मतलब युद्ध नीति है, जिसका नाम है ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ग्रहण का मतलब है हड़पना, मोक्ष का मतलब है स्वतंत्र करना, अनुग्रह का मतलब होता है दया करना, यानी कि उनको जीतकर, हड़प कर, उनके ऊपर दया करके उनको वापस स्वतंत्र कर दिया। समुद्रगुप्त को पता था कि यातायात के संसाधन के अभाव में मैं उत्तर भारत से दक्षिण भारत पर जो है अपना नियंत्रण नहीं रख पाऊंगा,
इसलिए इन 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने जीता, इनको पराजित किया और इनको जीत कर पराजित करके जो है उन्हें वापस उन्होंने उनको जो है स्वतंत्र कर दिया। तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त की ये जो 4 विजय अभियान हैं, इसी 4 विजय अभियान के कारण एक इतिहासकार है जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ और विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को इस विजय अभियान के कारण इन्होंने इनको जो है भारत का नेपोलियन कहा है। इसको समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। और विंसेंट स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी अर्ली इंडियन ऑफ हिस्ट्री। इसी के अंदर इन्होंने समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा था। और इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म होती है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। समुद्रगुप्त के कुछ और बातें हैं जिनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।